हेलो फ्रेंड्स, अतुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड और पिछली क्लास में हमने यूनिट नंबर 5 के टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश के विषय में बात की थी। इस क्लास में हम कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट यूनिट थी, ये सेकेंड थी, तीसरी, इन तीनों यूनिट को लगभग हमने पूरा कर लिया था। ये तो कंप्लीट ही हो गई थी दोनों। यहाँ हमने सिर्फ मॉडल्स और इडियम एंड फ्रेजेस को छोड़ दिया था और ये कहा था कि सबसे पहले अपने ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं, बाद में समय अनुसार अपने इन चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि ये लर्न करने वाले हैं। और इसको भी हमने एक बार छोड़ दिया था। अब ने 5वीं यूनिट यानी कि टीचिंग मेथड्स को हमने शुरू किया था। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इसमें जो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंग्लिश टीचिंग की जो अप्रोच है वो कौन कौन सी होती है। विशेषतः 3 अप्रोच अपने लेकर के चलते हैं। एक स्ट्रक्चरल होती है, एक हमारी होती है सिचुएशनल और एक हमारी होती है कम्युनिकेटिव। तो यहाँ हमें जो बात करनी है, हमारे सिलेबस में जो दिया गया है वो कम्युनिकेटिव अप्रोच के विषय में दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है अपने किसको कहते हैं, क्या होता है ये। तो दोस्तों, ये एक प्रकार का अपने टीचिंग मेथड भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, होता तो नहीं है बिल्कुल वैसा का वैसा। देखिएगा, यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाला शब्द है वो है कम्युनिकेटिव, यानी ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है, किस चीज़ के लिए है। ये कम्युनिकेशन के लिए है दोस्तों, वार्तालाप पद्धति के लिए है। इसको आप अपने पद्धति के रूप में देखते हैं। ये जो इसका निर्धारण है वो किसके आधार पर किया जा रहा है दोस्तों, वार्तालाप के आधार पर। तो ये जो पद्धति है, कम्युनिकेटिव अप्रोच इज द लेटेस्ट अप्रोच, ये सबसे नवीनतम अपने पद्धति मान करके चलते हैं। और ये कितने साल पुरानी है, लगभग 10 ईयर्स वर्ष पहले की अपने इसको मानते हैं, तो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। और ये काफ़ी चेंजेस लेकर के आती है। और यहाँ से हमें ये समझ में आता है, टीचर्स को ये समझ में आता है कि उनका जो एम है वो विद्यार्थियों को बातचीत करना सिखाना है। यानी जो हमारी लैंग्वेज है, लैंग्वेज से हम क्या सीखते हैं, कम्युनिकेशन सीखते हैं। और यही टीचर की समझ में आता है कि हमें बच्चों को करना क्या है, हमें उनको कन्वर्सेशन सिखाना है, बातचीत करना सिखाना है, कम्युनिकेशन सिखाना है, ताकि वो अपने क्लासरूम से कभी बाहर हैं तो वो अच्छे से बात कर सकें। तो इसमें जो ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है वो वार्तालाप पर ही दिया जाता है, कम्युनिकेशन के ऊपर ही दिया जाता है। और इसी के हिसाब से हमारे सिलेबस में चेंजेस भी आते रहते हैं। तो एक बात आप समझ लीजिएगा अच्छे से कि इसका जो निर्माण है, उपयोग है, वो इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि बच्चे जो हैं वो कक्षा के बाहर अच्छे से, सरलता से, यानी आसानी से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, अपनी बात को एक दूसरे को समझा सकें। यहाँ हमारे पास में डेल हाइम्स का नाम आता है। और ये क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। डेल हाइम्स जो कहते हैं कि उनके अनुसार भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो है, भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो है वार्तालाप की योग्यता को विकसित करना। यानी डेल हाइम्स के अनुसार जो हमारी टीचिंग है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, या फिर अपने कहें जो हमारी भाषा शिक्षण है, उसका उद्देश्य वार्तालाप की योग्यता को विकसित करना है। किसको विकसित करना है, वार्तालाप की जो योग्यता है उसको विकसित करना है, ताकि बच्चा जो है अच्छे से कम्युनिकेशन कर सके। ट्रिम, डेविड और हेनरी ये क्या कहते हैं दोस्तों, इनको समझ लीजिएगा। हैव डेवलप्ड दिस अप्रोच एज नेशनल फंक्शनलाइजेशन एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। इन्होंने क्या किया था, किसका नाम आता है, ट्रिम, डेविड और हेनरी ने इस पद्धति को राष्ट्रीय कार्यात्मकता, इसको अपने क्या कहेंगे, कार्यात्मक और राष्ट्रीय कार्यात्मक और वार्तालाप पद्धति के रूप में विकसित किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ एक अच्छा प्रश्न बनता है कि इसको विकसित किसने किया था, तो ट्रिम, डेविड और हेनरी, इन तीनों का नाम इसके अंदर आता है। और ये पद्धति क्या कहती है, दिस अप्रोच डज नॉट यूज ए टेक्स्ट बुक टू टीच इंग्लिश बट डेवलप्स ओरल स्किल्स बिफोर मूविंग टू रीडिंग एंड राइटिंग। अब देखिएगा ये क्या करती है, ये टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा क्या हो गई है, दूर हो गई है। ये पाठ्य पुस्तक का उपयोग नहीं करती है, बल्कि ये क्या करती है कि जो अपनी रीडिंग है और जो राइटिंग है, रीडिंग और राइटिंग की ओर क्या करती है, विकसित करती है। उनकी तरफ जाने से पहले मौखिक जो कौशल है उसका विकास करने की बात करती है। यानी ये किस पर डिपेंड करती है, किसकी बात कर रही है, ये ओरल स्किल्स की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है, ओरल स्किल्स की बात कर रही है, यानी मौखिक कौशल का विकास करने हैं।
जैसे कि जब भी हम रीडिंग और राइटिंग की बात करें, यानी रीडिंग और राइटिंग पर जाने से पहले ओरल जो हमारी स्किल्स है उनको विकसित करने की ये अप्रोच जो है वो बात करती है, बजाय किसके टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक का उपयोग नहीं करती है। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इससे संबंधित कौन सा कथन हमारा सत्य है या फिर असत्य है, ऐसे क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो एक नवीनतम अप्रोच है, अभी 10 साल पहले ही इसका जो है विकास हुआ है, और इसका जो उद्देश्य है वो बच्चों को वार्तालाप, सहजता से वार्तालाप कर सके ऐसा सिखाना है। क्लासरूम के बाहर जब भी हो तो वो अच्छे से अपने आप में क्या कर सके, आपस में कम्युनिकेट कर सके दोस्तों। तो ट्रिम, डेविड और हेनरी जो हैं इन्होंने ही इसका विकास किया था, तो इसलिए इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टेक्स्ट बुक जो है उसके बारे में बात नहीं करती है, उसके बजाय ये कहती है कि रीडिंग और राइटिंग पर जाने से पहले हमें ओरल स्किल्स को डेवलपमेंट देना चाहिए, उसको डेवलप करने की आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं अपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में, यानी कि इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है दोस्तों। तो पहली विशेषता आती है इट्स लेस एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज इन यूज रेदर देन लैंग्वेज एज स्ट्रक्चर। तो ये क्या कहती है, ये जो है जोर देती है किसके ऊपर, भाषा के उपयोग पर ज़्यादा जोर देती है। ये किसके ऊपर ज़्यादा जोर देती है, ये भाषा के उपयोग पर ज़्यादा जोर देती है, न कि भाषा के स्वरूप पर। यानी कि हम ये कहें एक तरफ तो भाषा के स्वरूप की बात हो कैसा है और एक उपयोग की बात की हो, तो ये स्वरूप की बात कम करती है और उपयोग की बात ये क्या है, ज़्यादा करती है। तो इसकी पहली विशेषता हमारी आती है, और यहीं से वो प्रश्न भी आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन हमारा सत्य है या असत्य है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा हमारा जो इसकी विशेषता है, इट गिव्स एम्फेसिस ऑन द सेमेंटिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज विच मीन्स द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट। यानी कि भाषा के अंतर्गत जो जोर दिया जाता है वो किसके ऊपर दिया जा रहा है ज़्यादा, इसके अंदर अर्थगत जो हमारा लक्ष्य है, कौन सा लक्ष्य है, अर्थगत जो हमारा लक्ष्य है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। दोस्तों क्या कहा हमने, ये ज़्यादा जोर देती है किसके ऊपर, अर्थगत लक्ष्यों के ऊपर ज़्यादा जोर देती है। और इनका अर्थ क्या होता है, अर्थगत लक्ष्य का अर्थ की अगर अपनी बात करें तो उसका अर्थ होता है कि भाषा का वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और संदर्भ में उसका अर्थ क्या है, कि जो हमारी लैंग्वेज है उसका रियल लाइफ सिचुएशंस और कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसका योगदान क्या है, हमारे जीवन की वास्तविक परिस्थितियों और संदर्भ के अंदर भाषा का वास्तविक जो है अर्थ क्या होता है, तो इससे ये संबंधित होता है। तो यहाँ दो चीज़ हमने देखी, पहली ये बात थी कि ये भाषा के स्वरूप से ज़्यादा भाषा के उपयोग पर जोर देती है, और ये भाषा के अर्थगत लक्ष्य पर ज़्यादा जोर देती है, यानी जीवन की वास्तविक परिस्थितियों और संदर्भ के अंदर इसका अर्थ क्या है उसके ऊपर ये बात करती है। तो ये एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल मेथड है दोस्तों। इसी के बाद में एक और आता है, इट लेस स्ट्रेस ऑन ग्रामर। तो ये जो है वो ग्रामर पर कम जोर देती है, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि भाषा के दो पक्ष हैं, एक तो हो गया देखिए ग्रामर यानी शुद्धता, उसमें किस प्रकार से हमें उपयोग करना है, क्या क्या चीज़ें आती है, वो वाली बात हो गई। दूसरी हमारी बात आती है कि भाषा का उपयोग क्या है, हम किस प्रकार से उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो अप्रोच है वो ग्रामर पर जोर न दे करके वो किस पे देती है, वो कम्युनिकेशन पे जोर देती है, यानी वास्तविक उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति की बात करती है। क्योंकि हम ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जिनको हिंदी व्याकरण नहीं आती है लेकिन हिंदी बहुत अच्छा बोल लेते हैं। एक रिक्शा चलाने वाला भी हिंदी बोल लेता है जब कोई उसको हिंदी नहीं आती, और बहुत जगह वो आपको इंग्लिश बोलते हुए भी मिल जाएंगे लेकिन उनको व्याकरण के बारे में बात की तो नहीं आते। बहुत सारे आपको इस प्रकार के व्यक्ति मिल जाएंगे जो बोल रहे हैं फ्लुएंटली, उनकी इंग्लिश चल रही है लेकिन ग्रामर उनको नहीं आती। तो वही ये कह रहा है कि ग्रामर पे इसका कमजोर है और ये जोर देती है सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन के ऊपर। इसके बाद में अगला हमारा आता है, द अप्रोच इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड एंड व्हाट इज द फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ लैंग्वेज। तो ये जो है हमारी लैंग्वेज है ये जोर दे रही है, या ये कहें कि ये जो अप्रोच है वो किस पे बेस्ड है, किसके आधार पर हमने इसका निर्माण
किया है दोस्तों। तो यहाँ जो चीज़ हमें समझने वाली है वो ये है कि इसकी अवधारणा है कि भाषा को कैसे उपयोग किया जाए और भाषा का जो क्रियात्मक उपयोग है वो क्या है। दिस अप्रोच इज बेस्ड अपॉन कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड, यानी कि भाषा को हमें इस्तेमाल कैसे करना है, भाषा को हमें उपयोग में कैसे लेना है और भाषा का जो क्रियात्मक उपयोग है, भाषा का क्रियात्मक उपयोग क्या है वो इस पर आधारित है। तो वापस ये चीज़ क्लियर होते जा रही है बार बार कि ये भाषा की उपयोगिता पर जोर देती है, उपयोगिता की ओर बात करती है कि हमें भाषा का उपयोग किस प्रकार से करना है। जैसे अपने कहें हमें गाड़ी हमारे पास में है तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम गाड़ी को चला सकते हैं या फिर गाड़ी के सारे फंक्शन को समझे कि गाड़ी कैसे काम करती है। तो उसी प्रकार से ये बात करती है कि गाड़ी अपने को चलानी है तो इतने फंक्शन हमें ध्यान होने चाहिए जिससे गाड़ी चल जाए। दूसरा कि आप इसमें इंजन कौन सा, इंजन कैसे काम करता है, टायर कैसे घूमते हैं, बैरन कौन सा है, एक्सल कौन सा है, इसमें गियर कौन सा डाला गया है, कि उसमें ऑयल किस प्रकार से डालेंगे, ये चीज़ें नहीं है ना। तो ये बात करता है उपयोगिता के ऊपर कि हमें इसमें से काम किस चीज़ को लेकर के चल रही है। उसके बाद में दोस्तों ये बात करती है फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी आर एसेंशियल। तो यहाँ पर जो है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो कि इसमें धारा प्रवाह, फ्लुएंसी और एक्यूरेसी जो है, यानी एक तो धारा प्रवाह और शुद्धता है वो आवश्यक होती है, या यूं कहें कि अत्यावश्यक होती है। यानी धारा प्रवाह होना जरूरी है, फ्लुएंट होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ग्रामर के चक्कर में पढ़ेंगे तो हो सकता है हमारी गलतियां निकले, और इसीलिए एक्यूरेसी भी चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए और फ्लुएंसी भी चाहिए। ये दो चीज़ों की ये बात करती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ एक चीज़ें और भी हैं इसमें जो है हमारे, द लर्नर शुड बी एबल टू कम्युनिकेट। यहाँ जो चीज़ हमें समझ में आ जानी चाहिए वो ये है कि विद्यार्थी जो है, जो स्टूडेंट जो है, जो सीखने वाला है, जो लर्नर जो है वो क्या हो जाना चाहिए, बातचीत करने के योग्य बन जाना चाहिए। शुड बी एबल टू कम्युनिकेट, यानी वो कम्युनिकेट करने के लिए योग्य बन जाए, इसकी बात करती है। इसके अलावा दोस्तों एक और देख लेते हैं अपने, द क्लास इज मेड लाइवली एंड इंटरेक्टिव विद पेयर एंड ग्रुप वर्क। तो यहाँ पर देखिएगा जो समझने वाली बात है कि ये क्लास को क्या करती है, लाइवली, यानी कि ये क्लास को क्या बनाती है, सजीव बनाती है। कैसे बनाती है दोस्तों, सजीव बनाती है। और इसमें जो देखिए ग्रुप है, पेयर और ग्रुप वर्क, यानी पारस्परिकता की ये बात करती है। यहाँ पर एक शब्द में अपने इसको डालें तो पारस्परिकता की ये बात करती है, क्लास को सजीव बनाती है और इंटरेक्शन आपस के अंदर ये पैदा करती है। एक सामूहिक कार्य की भावना जो है यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। तो यहाँ पर एक बार अपने फिर से दोहरा लेते हैं कि ये कौन सी विशेषताएं हैं इसकी, या फिर यहाँ से हम ये समझ पाएंगे कि कम्युनिकेटिव अप्रोच होती क्या है। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो भाषा के जो दो पक्ष हैं, एक तो ग्रामर है, एक उसकी उपयोगिता। ये ग्रामर के बजाय उपयोगिता पर अधिक जोर देती है, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए ज़्यादा जोर देती है। ये ओरल जो स्किल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया करती है, फ्लुएंटली अपने बोल सकें उसके ऊपर ज़्यादा जोर देती है, साथ ही साथ एक्यूरेसी के ऊपर जोर देती है, और इसी कारण से क्लास में जीवंतता हमें दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में हम ये देख लेते हैं एडवांटेज कि इससे हमें लाभ क्या है, इससे हमें कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। इट लेज स्ट्रेस ऑन द फंक्शनल वैल्यू ऑफ द लैंग्वेज। तो देखिएगा ये जो अप्रोच है यह भाषा के व्यवहारिक मूल्य पर ज़्यादा जोर देती है, यानी ये किस पर ज़्यादा जोर दे रही है, व्यवहारिक पक्ष पर जोर देती है। इसलिए व्यवहार में हम उसको लाना सीख जाते हैं, यानी जो उसका मूल काम है अपने वो कर सकते हैं। ये व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा जोर देती है। दूसरी बात, इट गिव्स एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ द लैंग्वेज। ये भाषा के उपयोग पर ज़्यादा जोर देती है, न कि सिद्धांतों पर जोर देती है, बल्कि इसके व्यवहारिकता पर और इसकी उपयोगिता की बात ये किया करती है। इसके बाद में देखिएगा, इट लेस स्ट्रेस ऑन ग्रामर। ये पीछे वाला ही है हमारा कि ये ग्रामर पर बहुत ही कम जोर देती है। इट बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल यूटिलिटी। ये किस पर डिपेंड करती है दोस्तों, ये यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात इसके द्वारा कही गई है। इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिकल यूटिलिटी। हम ऐसा भी कह सकते हैं, नॉट ऑन थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स, यानी ये थ्योरिकल एस्पेक्ट जो हैं उनकी बात नहीं करती है, सैद्धांतिक अवधारणा की बात नहीं करती है, बल्कि यह व्यवहारिक उपयोगिता की बात करती है।
किसकी बात करती है दोस्तों? व्यवहारिक उपयोगिता की ये बात करती है, न कि सैद्धांतिक पक्ष की बात करती है। इसके बाद में देखिएगा, इट एनेबल्स the students to communicative their ideas both inside and outside of the classroom। ये हमें और क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि इससे जो हमें लाभ होता है कि इसके द्वारा स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने विचारों को कक्षा के अंदर भी प्रस्तुत कर सकते हैं और बाहर भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार की योग्यता को ये क्या करती है? विकसित करती है दोस्तों, ताकि वो कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर भी क्या कर सकें? अपनी बात को पहुंचा सकें, उनका उपयोग कर सके, इतनी योग्यता का विकसित करने की बात करती है। इसके बाद में दोस्तों, इट डेवलप्स द स्पीच एबिलिटी। ये किसकी बात करती है? ये जो है भाषा योग्यता की, यानी बोलने की योग्यता की, स्पीच एबिलिटी का विकास करने का कार्य करती है। एक और हमारा रह जाता है, इट इज डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेशंस। तो ये अभिव्यक्ति के विभिन्न तरीकों से शिक्षण करवाने का भी कार्य करती है। यानी हमें व्यवहारिकता सिखानी है तो अभिव्यक्ति के जितने भी तरीके हो सकते हैं, एक्सप्रेशन के जो भी हमारे तरीके हो सकते हैं, उन सभी का के द्वारा ये सिखाने का कार्य करती है। इसके बाद में दोस्तों अंतिम दौर में हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस के क्या हैं, यानी इसके कुछ हानियां भी होगी। इतने सारे लाभ हैं। तो इट इज़ न्यू अप्रोच एंड इट इज़ टू बी यूज्ड एंड टेस्टेड इन अवर क्लासरूम्स एंड स्कूल्स। तो दोस्तों ये एक नई अप्रोच, अभी तक पूरी तरह से इनका स्कूल के क्लासरूम्स के अंदर इनका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं हुआ, इसलिए अभी इसके परीक्षण बाकी हैं, तो फिर हमारे पास में पूरे परिणाम भी नहीं है। इट इग्नोर्स ग्रामर एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। तो ये भी एक कमी ही कह सकते हैं, कमी तो है ही ना, कि ये ग्रामर को इग्नोर करती है और स्ट्रक्चर को भी क्या करती है? इग्नोर करती है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। ये भाषा के स्वरूप और व्याकरण दोनों की ही उपेक्षा करती है। और किसी भी अच्छी भाषा के ज्ञाता बनने के लिए, भाषा के अच्छे ज्ञाता बनने के लिए हमें इन दोनों की आवश्यकता होती है। इट प्रैक्टिकल यूटिलिटी इज येट टू बी अवेटेड। अब ये क्या कहती है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसका अभी तक व्यवहारिक उपयोग किया जाना बाकी है, यानी अभी तक हमने इसको व्यवहारिक रूप से उपयोग में नहीं लिया है। ये सैद्धांतिक तौर पर ही हम इसको समझ करके चल रहे हैं दोस्तों। व्यवहारिक उपयोग की अभी तक इसकी विकसित नहीं किया गया है। सामान्य भाषा में हम इसके बारे में ऐसा कह सकते हैं कि ये भाषा शिक्षण की एक नई पद्धति है दोस्तों। कैसी पद्धति है? एक नई पद्धति है जिसका अभी तक जो है विद्यालयों में उपयोग नहीं किया गया है। इट इज़ नॉट प्रॉपरली एंड साइंटिफिकली डेवलप्ड एज येट, यानी ये अभी भी उचित और वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, यानी अभी तक इस विधि का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया। तो क्या ये खराब है? हालांकि व्यवहारिक उपयोग की अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये भाषा के उपयोग पर बहुत ज़्यादा जोर देती है दोस्तों। और विद्यार्थी को समाज में अपने विचार किस तरह से प्रस्तुत करने हैं और वो अच्छे तरह से प्रस्तुत कर सके, इसके योग्य बनाने का कार्य करती है। और इस तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि इस विधि का अगर सुनियोजित सिद्धांत के इस विधि के सुनियोजित सिद्धांत अगर अपने विकसित कर पाते हैं तो, और अंग्रेजी के जो अध्यापक हैं इनको इस मामले में प्रशिक्षित कर सकें, तो इसका बहुत ही अच्छा उपयोग लिया जा सकता है जब हमें कम्युनिकेशन सिखाने की आवश्यकता हो। तो दोस्तों ये थी हमारी कम्युनिकेटिव अप्रोच, जिसके विषय में हमने सारी बातें कर ली हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नई बातों के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।